एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जब भी फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात होती है तो हम दुनिया भर के तमाम फाइटर जेट्स का नाम लेते हैं, फिर चाहे वो F-35 लाइटनिंग 2 हो या फिर AMCA हो, TFX हो और भी दूसरे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं जो अंडर डेवलपमेंट है। लेकिन एक एयरक्राफ्ट जो कि इस कैटेगरी में राज कर रहा है वो है F-22 रैप्टर। F-22 की कैपेबिलिटी की बात करें तो ऑन पेपर ये सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर में गिना जाता है और सबसे घातक स्टेल्थ फाइटर में गिना जाता है जो कि अमेरिका की सर्विस में है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये एयरक्राफ्ट ऑन पेपर जितना घातक है उससे कहीं ज़्यादा घातक ये प्रैक्टिकली है। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने वाले हैं जिनको सुन करके शायद आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ये घटना सच में हुई थी या ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट है, जैसे कि टॉप गन मैवरिक। तो चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात है 2013 की। 2013 में एक घटना होती है जिसके बाद F-22 रैप्टर का दबदबा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। दरअसल ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव है वो चरम पर होते हैं और अमेरिका अपने MQ-1 जो ड्रोन है इनको रिकॉनेसेंस मिशन में भेजता है। अब ये जो ड्रोन होते हैं ये ईरान के बॉर्डर से बस कुछ ही माइल्स की दूरी पर उड़ान भर रहे होते हैं और इनका काम होता है रिकॉनेसेंस मिशन को पूरा करना और पूरा करके बेस पर वापस आना। लेकिन इन ड्रोन्स को ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है, रेडार के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है और इनको इंटरसेप्ट करने के लिए क्रमशः ईरान के तरफ से फाइटर जेट्स के अलग अलग पेयर भेजे जाते हैं। पहला जो पेयर होता है उसमें 2 सुखोई 25 अटैक एयरक्राफ्ट जो है इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की कोशिश करते हैं। ना सिर्फ कोशिश करते हैं बल्कि इस ड्रोन को मार गिराने के लिए वो हमला भी करते हैं। और जैसे ही हमला शुरू होता है तो अमेरिकी फाइटर जेट जो कि एस्कॉर्ट मिशन में थे वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में आते हैं और काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हैं और ईरान के जो एयरक्राफ्ट है उनको वार्न करते हैं कि अगर उन्होंने कोई भी ऐसी हरकत दोबारा करी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन जो दूसरा पेयर था वो एक और MQ-1 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए जाता है जो कि ईरानियन एयर स्पेस से कुछ ही माइल्स की दूरी पर उड़ान भर रहा था। और ये पेयर होता है F-4 फैंटम्स का, जिसे 1970 के दशक में खुद अमेरिका के द्वारा ईरान को ट्रांसफर किया गया था। अब फैंटम के पायलटों को ये लग रहा था कि शायद ये MQ-1 ड्रोन अकेला उड़ान भर रहा है, इसलिए वो भी कॉन्फिडेंट थे कि इसको तो हम मार ही गिराएंगे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनका रास्ता एकदम क्लियर है, वो जाएंगे MQ-1 ड्रोन को मार गिराएंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन एक चीज जिससे वो पूरी तरीके से अनभिज्ञ थे कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनका वहां पर इंतजार कर रहा था और वो सरप्राइज इतना भयानक था कि ईरान के पायलट्स की हिम्मत ही नहीं पड़ी उसके बाद ना तो अटैक करने की और ना ही कुछ दूसरे मिस एडवेंचर करने की। दरअसल जब ईरान के पायलट वहां पर पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि MQ-1 ड्रोन अपना रिकॉनेसेंस मिशन परफॉर्म कर रहा है और वो उसको इंटरसेप्ट करने के लिए उसके टेल के पीछे आते हैं। लेकिन उनको इस चीज की भनक भी नहीं लगती कि उस ड्रोन को स्कॉर्ट कर रहा था एक F-22 रैप्टर, जो कि उस समय दुनिया का सबसे लीथल फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट था। अब ये एयरक्राफ्ट कितना लीथल था, कितना स्टेल्दी था, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी से लगा सकते हैं कि ना तो ईरानियन फाइटर जेट के रेडार में और ना ही ग्राउंड रेडार में इसका कोई सिग्नेचर देखने को मिला। यानी उनको पता ही नहीं था कि एक F-22 रैप्टर इस मिशन का हिस्सा भी है। और हद तो तब हो जाती है जब F-4 फैंटम के जस्ट नीचे यानी कुछ ही इंचेस बिलो F-22 रैप्टर जाता है और वो उनका जो पायलट होता है F-22 रैप्टर का, वो ईरानियन F-4 फैंटम के वेपन पेलोड को चेक करता है, किसके पास कौन कौन से हथियार हैं, ये कैसे कैसे अटैक कर सकता है। और जब सारी जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं तो उसके बाद ऐसा सरप्राइज ईरान के F-4 फैंटम के पायलट्स को मिलता है जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। वेपन लोडआउट को चेक करने के तुरंत बाद F-22 रैप्टर उनके एयरक्राफ्ट के लेफ्ट साइड पे आके विजिबल होता है और एक मैसेज कन्वे करता है। मैसेज में उसके द्वारा कहा जाता है, अब बहुत हो गया, आपके घर जाने का यही सही समय है। यानी कि जो F-22 रैप्टर का पायलट था वो सीधा एक काउंटर मैसेज करता है उनको कि अब यही समय है, आपको घर वापस चले जाना चाहिए। और आप यकीन मानिए इस घटना के बाद ईरान के जो F-4 फैंटम के पायलट थे वो हक्का बक्का थे कि इस पे कैसे रिएक्ट करें, क्योंकि ना तो उनके एयरक्राफ्ट के रेडार पे और ना ही ग्राउंड स्टेशन के रेडार पे कोई भी ऐसी फुटेज सामने आ रही थी, कोई भी ऐसा मार्क सामने आ रहा था जिससे ये देखा जा सके कि F-22 रैप्टर भी उस एयर स्पेस में उड़ान भर रहा है। और यही सब आप समझ सकते हैं कि आखिरकार क्यों F-22 रैप्टर को दुनिया के सबसे घातक फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में गिना जा सकता है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट ने दो रेडार्स को एक साथ चकमा दिया था।
अब F-22 रैप्टर की बात करें तो इसे बनाया ही इसलिए गया था कि अमेरिका के जो लीजेंडरी F-15 ईगल हैं उनको ये रिप्लेस कर सके और अमेरिका की जो एयर सुपीरियरिटी है उसको स्थापित करके रख सके। और इसने बिल्कुल भी अमेरिका को निराश नहीं किया। ये एयरक्राफ्ट ना सिर्फ एजाइल है बल्कि काफ़ी स्नीकी भी है। इसमें एडवांस सेंसर आपको देखने को मिलते हैं जिनकी सहायता से ये एयरक्राफ्ट काफ़ी दूरी से ही जो थ्रेट्स हैं उनको डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन इसके शेप और इसके स्पेशल मटेरियल्स इस प्रकार के हैं कि इसको खुद डिटेक्ट कर पाना इन रेडार्स के लिए आसान काम नहीं होता। ये तो सिर्फ एक ही घटना थी, इसके अलावा और भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जहां पर F-22 रैप्टर ने मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट किया है और एनिमी के फाइटर जेट्स को आउट मनूवर करके उनके रडार को चकमा दे करके ये वापस भी आया है। और बहुत सारी घटनाएं ऐसा दावा किया जाता है कि उनको क्लासिफाइड रखी गई हैं ताकि जो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो सके। अब यहाँ पर F-22 रैप्टर की डिज़ाइन इस प्रकार की है कि ये जो रडार क्रॉस सेक्शन है और इंफ्रारेड सिग्नेचर है इसको काफ़ी कम कर देती है और बाकी का काम इसके विशेष रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स करने में सक्षम होते हैं। और यही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि F-22 रैप्टर को काफ़ी ज़्यादा लीथल बना देती है और अमेरिका आज भी इन पे काफ़ी भरोसा कर रहा है। हालांकि ये एयरक्राफ्ट अब अपने अंतिम समय पर है क्योंकि बीते समय में कई बार ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं कि F-22 में जो रख रखाव के इश्यूज हैं ये बढ़ते जा रहे हैं और बीतते समय के साथ इसमें अपग्रेड करने की जो संभावनाएं हैं ये भी कम हो रही हैं। और इसीलिए यूएस कांग्रेस 2010 से इस बात का समर्थन कर रही है कि जो F-22 रैप्टर के पुराने वेरिएंट हैं इनको यूएस एयरफोर्स की सर्विस से हटाया जा सके और उसके बाद ये जो एडवांस फाइटर है F-35 लाइटनिंग II और एनगैट जैसे इनके लिए स्थान को रिक्त किया जा सके। अब F-22 रैप्टर की जो डिज़ाइन है इसमें आपको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सेंसर फ्यूजन देखने को मिल जाता है और ये काउंटर एयर ऑपरेशन के लिए काफ़ी आदर्श माने जाते हैं। इनकी आफ्टर बर्नर के बाद जो टॉप स्पीड होती है ये मैक 2.1 से ज़्यादा की होती है। वहीं ये सुपर क्रूज करने में भी सक्षम है, यानी कि बिना आफ्टर बर्नर का यूज़ किए भी ये सुपरसोनिक हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको इंटरसेप्ट कर पाना, इनको हरा पाना दूसरे एनिमी एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी कह सकते हैं मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसको काउंटर करने के लिए अमेरिका के एडवर्सरीज ने काफ़ी कोशिश की और उसमें सबसे ज़्यादा सफलता जो किसी देश को मिली है वो है रशिया को, क्योंकि उन्होंने Su-57 फैलन को निसंदेह विकसित ज़रूर कर लिया है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज देखेंगे तो Su-57 फैलन अभी भी F-22 रैप्टर से काफ़ी पीछे है, क्योंकि रैप्टर में जो विशेष इंजन इस्तेमाल किए गए हैं, जो विशेष डिज़ाइन इस्तेमाल की गई है वो इसके रडार क्रॉस सेक्शन को काफ़ी कम कर देती है। लेकिन अगर आप Su-57 फैलन की बात करेंगे तो उसका जो रडार क्रॉस सेक्शन है, उसका जो रियर रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है मौजूदा F-22 की तुलना में। और अमेरिका अब एडवांस फाइटर्स की तरफ जा रहा है और संभावित है कि आने वाले एक दशक के अंदर हमें F-22 रैप्टर अमेरिका की सर्विस से शायद रिटायर होते दिखाई पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आज हमने आपको F-22 रैप्टर की जो एक्चुअल कैपेबिलिटी है उससे परिचित करवाया। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।